संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। टीना चौहान, वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, और जिसकी हम अपने संविधान की इस सीरीज को क्या भारत का संविधान जिंदा है उसे लेकर अपने 7वें एपिसोड में आ गए हैं। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अंबेडकर जी और दिलबाग सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिलिंद वानखेड़े जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब हम नमस्कार। नमस्कार। जैसे हमने अभी तक संविधान की चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते प्रस्तावना के बहुत से पहलुओं को हमने सुलझाया है, बहुत से पहलुओं को हमने जाना है, लेकिन उसमें हम कुछ और शब्दों को जानना चाहेंगे, जैसे कि एकता और अखंडता। ये शब्द हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। एकता और अखंडता से क्या तात्पर्य है, और आगे एक और शब्द हमें बंधुता देखने को मिलता है। तो इन शब्दों में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है और इनका क्या अर्थ होता है। अखंडता शब्द मतलब किस चीज को बताता है, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। भारतीय संविधान के प्रियम्बल्स में जो शब्द है मैडम, एकता, अखंडता और बंधुता। जी एकता से तात्पर्य है कि भारत के संविधान के पहले भारत को इसको जो लोकतांत्रिक गणराज्य जो डेमोक्रेटिक घोषित किया गया है, जी इसके पूर्व का जो भारत में राज्य करती जो लोग हैं वो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। और राजा महाराजा के शासन में क्या होता था कि राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और 650 से ज्यादा रियासतें को एकत्रित करके सम्मिलित करके संविधान में डाला गया है। दूसरा, भारत के जो भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आप देखते हैं कि यहाँ विविध प्रांत है, विविध भाषाएं हैं, विविध लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए इसको एक हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जो संविधान से ले फेडरल स्ट्रक्चर को एक उस रूप में हम एक एकता को ले सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को एकता में ले सकते हैं कि ये भारत एक संघ है, और भारत की जो संघता है, संप्रभुता है, उसमें एक एकता है। एकता होनी चाहिए, मतलब एकता है, मतलब कोई भी टकराव अगर आता है तो राज्य राज्यों के बीच में, तो वो एकता के मतलब उसके जो पावर है एक सेंट्रल के पास है, संविधान के पास है, वो दिए है, उस रूप में इसको एकता को दर्शाया गया है। और दूसरा शब्द आपने अभी क्या बोला कि अखंड था, अखंड। मतलब जो उसमें आपस में डिवाइडेशंस नहीं होनी चाहिए। मतलब डिवाइडेशंस का मतलब है कि आप देखते हैं कि जब अंग्रेजों के जमाने में, जब 15 अगस्त 47 को जो आजादी मिली और बाद में संविधान बना, या उसके पूर्व का अगर हम बहुत बहुत जियोग्राफिकली सम्राट अशोक के जमाने में देखते हैं, तो उस समय से आज तक भारत के लगभग 7 टुकड़े हो चुके, 7 विभाजन हो गया है। जो आज पाकिस्तान है, जो आज बांग्लादेश है, जो एरिया है, और भी जाके जो एरिया है, लगभग ये 7 भागों में बढ़ गया है। लेकिन जब 47 की बात करें तो उस समय भारत पाकिस्तान हुआ, बाद में पाकिस्तान का एक पार्ट होके बांग्लादेश बन गया। तो जी अखंडता मतलब ये, इसको बनाए रखने के लिए इतने जल्दी कोई अपने अलग अलग देश की मांग ना करे, अपने राज्यों की मांग ना करे, तो इसीलिए वो सारी चीजों को, इसलिए एकता और अखंडता की बात आती जी है। और कोई भी डिसीजन अगर मान के चलिए लेना है तो बंधुता, भाईचारा, संवाद के द्वारा ही लेना चाहिए। इसलिए भाईचारा बनाने के लिए इसलिए वो तीनों शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एकता, अखंडता और भाईचारा, ये शब्द उसमें डाले गए हैं। इसका इस रेफरेंस में मैं समझाने का प्रयास किया है, हो सकता कुछ चीजें छूट गई हो। जी अम, इसमें इन शब्दों का जो महत्व है, जैसे आपने इनका अर्थ समझाया, तो क्या ये जो शब्द हमारे साथ, मतलब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं, तो संविधान क्या इनका पालन कर पा रहा है कि हमारे देश में एकता, अखंडता और बंधुता का सचमुच में वो जिस तरीके से हम लागू करना चाहते हैं, क्या हो पाई है, या आपको क्या लगता है वर्तमान परिस्थिति इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, संविधान को लागू हुए अभी 1950 से लेकर अभी तक का आंकड़ा लिखेंगे, लगभग 70 जी 75 साल हुए हैं। और भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में ये सब पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल्स है ये।
और इसमें बहुत सारी प्रोसेस, प्रक्रिया, लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्लस लोगों की समझ इसके जी प्रति, जागरूकता और अंडरस्टैंडिंग। खाली एकेडमिक एजुकेशन लेने से कोई अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या आईएएस आईपीएस होने से ही हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसके पूरा शिक्षित हो गया है। शिक्षा का मतलब है सही क्या है, गलत क्या है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वैचारिक स्थिति क्या है, और क्या चीजों को एक्सेप्ट करना है। मतलब जो सारी चीजें संविधान में दी है उस हिसाब से अगर हम चले, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें तो इस पर अमल किया जा सकता है, तो वो चीजें हासिल की जा सकती है। और ये सारे जो इसमें बातें, शब्द जो आए, वो हासिल करने के लिए ये लक्ष्य है, जी एक जी प्रकार के ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य है, उसको हासिल करना है। जी, जितना जी भी कुछ हासिल हुए और बहुत सारी चीजें हासिल करना बाकी जी। अब हम जैसे आगे देखते हैं तो संविधान की जितने भी हमने लक्ष्य देखे, अभी तक हम चर्चाएं करते आ रहे हैं हमारे बहुत से एपिसोड में, तो हमने इन अर्थों को समझने का ही प्रयास किया है। फिर बाद में है। जी, हम देखते हैं या प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के अंगीकार की बात होती है, उसके अधिनियमन और आत्मार्पण की बात होती है। तो ये तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है और मतलब इनसे क्या तात्पर्य है? तो संविधान जब बन के तैयार हुआ, संविधान सभा में सारी चीजें हुई, 2 साल 6 महीने 18 से 19 दिन जो बात होती है, और एक एक आर्टिकल में, जैसे आज हम लोग डिस्कस कर ले हैं चैनल पर बैठ के, उस समय पार्लियामेंट के अंदर भी एक एक शब्द के ऊपर, एक एक आर्टिकल के ऊपर काफी डिस्कस हुआ, डिबेट्स हुआ, प्रश्न उत्तर हुए, और बहुत सारी चीजों को लेकर सारी चीजें आई। तो वो जो इतनी मेहनत से वो सारी चीजें बनाई गई, तो उसको संविधान सभा ने ये किया कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, एडॉप्शन हो गया, वो एडॉप्शन जी हो गया। अब कोई कानून बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आज की परिवेश में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वकील है, और वकील के लिए इसके पहले वाली संसद ने क्या किया, दोनों तीनों कानून बहुत पहले बना दिए, लोकसभा चुनाव के पहले बना दिए, और उनको बोल दिया कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, उसका नाम बदल दिया उन्होंने, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया, संहिता कर दिया, और न्याय संहिता बोल दिया, न्याय वो कर दिया। अब इसको क्या किया उन्होंने, 6 महीने बाद क्या करेंगे, लागू करेंगे 1 जुलाई से। तो वही चीजें हुई, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आज के कानून के साथ समझ सकते हैं कि वो अडॉप्ट किया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मतलब इन्फोर्समेंट हुआ। तो वो लोगों पर लागू किया है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को लेकर, ये चीजें हुई सर, जैसे है। 1949 में हमने अंगीकार, अधिनियमन और आत्मार्पण किया, तो उस बराबर। दिन का क्या महत्व? जी, उस वो दिन का क्या संविधान महत्व है? वो संविधान दिवस मनाते हैं, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज भी मनाया जैसे जाता है। जी सर। 26 नवंबर 1949 को जी संविधान दिवस के रूप में आज भी हमारे लोग मनाते हैं, जिनसे संविधान को बेनिफिट मिला है। बाद में हमारे लोग के आंदोलन मूवमेंट की वजह से भी आज भारत सरकार भी संविधान दिवस मनाती है 26 नवंबर को, जी 1949 को, जो स्वीकार किया, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जी। गणतंत्र तो दिवस ये तो जो पहले से ही बीच मनाते का आ रहे। जी, जी, ये बीच का जो समय था, मतलब 1949 से हम 26 जनवरी 1950 तक, तो इस दिन तो संविधान लागू हुआ नहीं था, वो तो 26 जनवरी 1950 में जाकर के हुआ था। तो जब ये यहाँ का इनका अंगीकार हुआ, तभी उस टाइम पे इन्होंने कुछ कुछ प्रावधानों को लागू किया था। तो इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, मतलब कि कुछ प्रावधानों को ये कह बाद में सकते लागू हैं कर? हम लोग, ये कह सकते हैं कि कोई भी कानून बनता है या विधान बनता है, उसके अंदर फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। एक संविधान सभा थी, जी संविधान सभा ने जी से एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो चुनाव करना पड़ेगा, चुनाव के पहले इंटरिम गवर्नमेंट आनी होगी। जी तो इंटरिम गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन होगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, तो ये सारी प्रोसेस को बनाते समय हम लोग लॉजिकली ये मान सकते को समय रहा, और इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और बाद में चुनाव घोषित हुआ। वो तो बाद में हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो जो संविधान सभा थी वही शासन में, मतलब सरकार में तब्दील हुई, उसमें कुछ फेरबदल करके और लोगों को जोड़ा गया। इस प्रक्रिया के लिए माना जा सकता है कि वो समय लिया, जी क्योंकि सेम ही संविधान सभा ही सरकार नहीं हो सकती है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम उसकी बात करें तो संविधान सभा ही सरकार नहीं हो सकती। संविधान सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उन्होंने बना के दे दिया। अब उसको जी एग्जीक्यूशन पार्ट आता है, तो वो प्रोसेस डाली गई है कि चुनाव आयोग होगा, जी जुडिशरी होगी, संसद होगा, न्याय- न्यायपालिका होगी, वो जो विधान होगा, और उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है, और उसके लेकर वो एग्जीक्यूशन पार्ट था। फिर वो
चुनाव कराने के पहले की जो प्रोसेस थी, तो वो सारी चीजों के लिए फिर वो जो सरकार का गठन होता है इंटरिम सरकार का, उसके तहत वो सारी इसलिए उतना टाइम लगा गया, हमें मान सकते हैं। फिर वो 26 इसलिए वो एनेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 से। जी, जैसे आपने संविधान सभा का जिक्र किया है, तो उससे मुझे एक बात याद आती है कि जिस टाइम पे संविधान सभा कार्य कर रही थी, तो तभी से संसद का कार्य भी संविधान सभा ही कर रही थी। तो उसमें ये था कि जो संविधान सभा है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, और जब वही संविधान सभा संसद का कार्य करती, तो मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता करते। तो ये किस प्रकार से उन्होंने डिसीजन, और इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि संविधान सभा में लोग चुनकर गए जनप्रतिनिधि, या अलग अलग जो संविधान सभा का फॉर्मेट है। अगर मैं पिछले बार भी शायद बोला होगा कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नेहरू है, सरदार वल्लभ पटेल है, और जो उसमें अलग अलग कमेटियां बनी थी, तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ और उस समय, आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, उसको निर्माता बोलते हैं। यही संविधान सभा के जो लोग थे, जिसपे पंडित नेहरू और सारे लोग ने ये स्टेटमेंट दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो छोड़ो, खिड़कियां भी बंद है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था ऑलरेडी अंग्रेजों से कि आपको सभी का रिप्रेजेंटेशन लेना है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि अगर ये संविधान बनाते और ऐसे कोई संविधान को हम लोग बनाते हैं, तो मैं ऐसे किसी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा। बहुत सारी चीजें हुई। आज जो पश्चिम बंगाल में जो एरिया है, नारवल, जस्सोर, वो 3-4 जो जिले हैं, वो मुस्लिम लीग के, मतलब इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये नेहरू और इन लोगों ने हरवा दिया था, इधर से महाराष्ट्र से, भंडारा के आसपास से। इनको जो संविधान सभा में जाने नहीं दिया। बाद में जब बाबा साहब ने घोषणा की, फिर वो पश्चिम बंगाल गए, उसलिए उस समय मुस्लिम लीग था, वहां से चुनकर गए। वहां के जो विधायक, जो हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा संविधान सभा में, सब जाके गए। लेकिन बाद में जब सरकार बनी, तो यही नेहरू की गवर्नमेंट और सरकार ने, अगले टॉपिक्स में जो आएंगे ना, वो अलग राज्य, तो उनको वो जो एरिया था, जो पाकिस्तान जो डिवाइडेशन हुआ, तो वो एरिया जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आए थे, वो एरिया ही उन्होंने पूरी पाकिस्तान में बना भेज दिया। उस समय अब बांग्लादेश नहीं बना था, पूरी पाकिस्तान ने भेज दिया। और आपको बोले संविधान लिखना है, तो आप पाकिस्तान का संविधान लिख। इतना भी उस समय भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बहुत। फिर उनका मैं प्रवेश बैकग्राउंड कैसे इसलिए हुआ? बताना चाहता हूँ कि जी, लोगों जी। को पता नहीं है कि ये चीजें क्या है, किस तरह से हमको राइट्स मिले हैं, किस तरह से चीजें आई है। जी, जी। इसलिए जी, इसकी जिस भूमिका प्रकार बताना भी जरूरी है। जैसे आपने ये भूमिका बताई कि उनको संविधान सभा में आने से किस प्रकार रोका गया, या फिर किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लेकिन जी। एट लास्ट जब हम देखते हैं, तो संविधान सभा में और संविधान बनाने में उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कैसे संविधान सभा में, फिर उनको किसकी मदद से वो जा पाए? मदद से नहीं, ये बाद में क्या हुआ कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दबाव बनाया, क्योंकि अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी थी। जी, जब अगर हम पूर्व की बात करें, संविधान सभा का गठन के पहले, कि अंग्रेजों की पूर्व की पॉलिसी थी कि भारत और इसका जो आप सत्ता सौंपेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर, इसको ट्रांसफर ऑफ पावर बिल जी, बोलते हैं अगर लीगली लैंग्वेज में देखा जाए। तो इनको जो मिला वो ट्रांसफर ऑफ पावर मिला। ट्रांसफर ऑफ पावर की जो शर्तें थी, वो जो हम लोग जाते हैं और पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे, तो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना 1918 के आसपास, 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट है। उसके बाद उसमें कुछ बहुत सारे राइट्स मिले, और उस राइट्स के लेकर जो सारी जो संविधान में अभी जो प्रोविजंस है, लोगों को मताधिकार की बात है, अन्य जो चीजों की बात है, उसको लेकर एक रिव्यू करने के लिए कमीशन आया था भारत में, जिसको साउथ बोरो कमीशन बोलते हैं उस समय का। बाद में वो उस कमीशन का गांधी ने काफी विरोध किया कि कि भी उसमें चले जाओ, साइमन गो बैक नारा दिया। पहले साउथ बोरो कमीशन आया, बाद में साइमन कमीशन आया रिव्यू करने के लिए 10 साल के बाद। तो वो साइमन गो बैक का नारा दिया, उसके खिलाफ विरोध में ये नारा क्या दिया, मिसगाइड करने के लिए, कि ये जो कमीशन है, कमीशन क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मतलब अगर अंग्रेजी जी, शब्दों में बोले तो वैधानिक बॉडी है। कि इस पर उन्होंने कहा कि भारतीयों को नहीं लिया गया। तो अंग्रेजों ने सवाल किया, तो ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें जो हमको जिनको देना चाहते हैं उनको कैसे ले सकते। तो जी, उसको ढंग से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन फिर भी जो आयोग ने काम किया, जितने घूम-घूम के सारे भारत में जो काम किया गया, जो सूचियाँ बनाई, सारी चीज़ें हुई,
लेकिन उन्होंने एक आश्वासन कर दिया था मुस्लिम लीग को, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे, इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इधर गांधी थे, मतलब मेन लीडिंग में भारत में 3 ही लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लागू करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में बुलाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको न्योता दिया, मुस्लिम लीग के जिन्ना और उनकी पार्टी को गया, इधर अम्बेडकर को गया, बाबा साहब गए, इधर गांधी तो गए नहीं, कांग्रेस लोग गए नहीं। फिर कुछ इनको अवार्ड्स हुआ, कम्युनल अवार्ड्स बोलते हैं बाद में। फिर सेकंड राउंड इसमें जब गए, गांधी को नहीं बुलाया, कांग्रेस को बुलाया, लेकिन उनको भी गांधी को वहां जाना पड़ा। और गांधी वहां पर भी अवरोध पैदा करते हैं कम्युनल अवार्ड में कि मैं ही इनका भी नेता हूँ, इवन जो अनटचेबल्स है भारत में रहने वाले उनका भी नेता हूँ, अम्बेडकर तो किसी का नेता नहीं है। जबकि बाबा साहब का जो उस समय का मूवमेंट था, आंदोलन था, वो काफी सारे देश में भरा था, चाहे आपके पंजाब से लेकर सर सारे अलग अलग कम्युनिटी में था। फिर उनको लगा कि ये हम तो हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार करते, तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया ऐसे टच करना भी कोई वो है। तो अलग अलग जगह से फिर वो बोले कैसा एविडेंस क्या दिया जाए, सबूत क्या दिया जाए। तो इवन वो पंजाब में कुछ जो बंगी जाति जो बोलते हैं ना, वो बंगी समाज जैसे बोलते हैं सर, कि वहाँ पे वो लोग कुएं में पानी भरने के लिए गए जाते हैं, तो वहाँ झगड़ा हो जाता है, पत्थर वत्थर कूदते, फिर वो वहाँ से कुछ एविडेंस आता है, पेपर में अखबार में खबरें आती, तो एविडेंस माना, फिर जाके वो चीजें, अब जो कुछ राइट्स हैं संविधान में वो उसका पार्ट बना हुआ है। ये हिस्ट्री है, ये बैकग्राउंड है इसके पीछे। जी। हमारे एक अधिवक्ता साथी जुड़ गए हैं, उषा जी नोरे मैडम, उनको इनवाइट किया, आप भी बात नमस्कार करें। मैम, आपका भी उषा नरवारी मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो संविधान की क्या भारत का संविधान जिंदा है इस विषय पर कर रहे हैं। और जिससे कि अभी हमने संविधान सभा की चर्चा की, अभी हम थोड़ा सा संविधान सभा का कंपोजिशन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने प्रस्तावना के सारे पहलुओं को लगभग कवर कर लिया है। लेकिन अभी संविधान सभा का जो जिक्र आया, तो हम ये चाहते हैं कि संविधान सभा के बारे में भी जाने। तो संविधान सभा किस प्रकार से निर्मित हुई थी और उसको बनाने के पीछे क्या मतलब किन्होंने फोर्स किया था कि संविधान सभा बने, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते नहीं थे कि मतलब वो आजाद करे और जाए यहाँ से, क्योंकि उन्हें तो लाभ हो रहा था। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए वो प्रेरित हुए और संविधान सभा का निर्माण हुआ आखिरकार। जी उषा जी मैम। मैं अभी इस पे थोड़ा बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं आप कि जी अंग्रेज नहीं जाना चाह रहे थे और संविधान सभा किसके द्वारा बनाई, वो क्यों वो करना था। तो अंग्रेज को जाने के लिए ही तो संविधान सभा, जब अंग्रेज जाना चाह रहे थे उसके पहले ही तो वो बोल के गए थे कि आप अपनी एक संविधान बनाओ करके। तो जब अंग्रेज हमको खुद ही ये बोल के गए हैं कि आप अपनी एक संविधान बनाइए, उस आधार पे आप देश को चलाएंगे, तो फिर वो कैसे अपन बोल सकते कि अंग्रेज नहीं चाहते थे। नहीं, मतलब उसके पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे, तो इस वजह से नहीं ये नहीं नहीं, सवाल। वो नहीं नहीं, उसका इसका रेफरेंस नहीं, वो मैडम सही कह रहे हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, मेन आप बात, क्रॉस, आप एंकरिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप उसको करेक्ट करें। हाँ, जी जी नहीं मतलब आप। एक्चुअली एकदम से क्वेश्चन मेरे सामने आया है, तो एकदम से मुझे भी आंसर देने में थोड़ा वो लग रहा है। नहीं नहीं, जी जी बराबर। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये था कि वो आंदोलन में खड़े तो नहीं थे, लेकिन लीगली जो रिटर्न वर्क उनका चल रहा था, वो जी उनका आंदोलन था, जी जो हमारे देश के लिए चल रहा था, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश में जो कुरीतियां थी, जिसके लिए वो जी कानून अलग से बना रहे थे, तो वो जी उस रूप में उस समय था। और जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि देश चलेगा कैसे, अंग्रेज तो अपने हिसाब से चला रहे थे। तो जब जी आजाद अगर वो करते हैं, ये जाते हैं, तो ये किस हाथों में और कैसे देंगे, इसलिए जी उनके लिए संविधान बनाना जरूरी था। जी। तो अभी है ना, संविधान सभा मतलब किस प्रकार से बनी और उसमें कौन कौन से लोग आए, कहाँ कहाँ से, यानी कि कहीं रजवाड़ों से भी आए, तो इनका चुनाव कैसे हुआ था, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा किताब खोल के बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे पूरा एकदम डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगी। सॉरी। जो मैं ठीक है। बताने का प्रयास जी किया कि अभी जो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना था, साउथ ब्यूरो जो कमीशन आता है, तो उसमें किस तरह से किसको राइट दिए, ये बातें हुई, है ना?
मतलब ये इवन जातियों का रिकॉग्निशन के बारे में भी क्या क्या क्राइटेरिया, पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। जी अगर 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट है, सेकंड मैंने बोला, अब ये पहला जो आया था साउथ बोरे कमीशन है, बाद में साइमन कमीशन है, उसके बाद सेकंड इंडिया एक्ट एक्ट बनता ना 1935 का। इसमें सारे प्रोविजन लगभग वो सारी चीजें तय हो गई थी कि वोट्स के अधिकार में क्या होगा, मताधिकार किसको मिलेगा। रही बात, ये संविधान सभा में इतने सदस्य थे, उसका जो क्राइटेरिया था वो लोकल जो गवर्नमेंट थी वहां से जो अलग अलग थे। हम भी इधर जो हमारा मध्य प्रदेश है तो उसको मध्य प्रांत बोलते हैं, बरार है, गुजरात है, अलग अलग राज्यों से चुनाव हुए। उसके लिए चुनाव पे वो राज्यों की ऑलरेडी मतलब हमें जो विधानसभाएं बोलती थी वो वर्किंग में थी। वो विधानसभा उन माध्यम से उनके प्रतिनिधि, जैसे हम आज राज्यसभा में चुनकर जो भेजते हैं ना सदस्य, वही प्रक्रिया संविधान सभा की थी। कोई डायरेक्ट लोकसभा जैसा चुनाव नहीं होता। नहीं, क्योंकि उस समय तो सब बटा हुआ था ना, बटा हुआ था, सबको इकट्ठा करने के बाद उन्हें जो सभा बनाई है उसमें एक मतलब संख्या थी पूरी, जी कांग्रेस से हुए या मुस्लिम लीग से हुए, सभी लोग जी उसमें जुड़े थे। लेकिन उसमें ड्राफ्टिंग में तो बाबा साहब थे, उनके साथ 7 सदस्य और थे, जी जी है ना? तो जैसे और कि हमने जी, जी मैम जैसे हमने अभी प्रस्तावना के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया है, तो मैं आज आज हम प्रस्तावना की चर्चा को समाप्त करते हुए संविधान के और अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मिलिंद जी, मैं आपसे जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो कर सकते हैं, संविधान की जो अगर उसकी प्रस्तावना चर्चा में कुछ छूट गया हो तो। जी सर। चर्चा में ऐसा कुछ छूटा नहीं है अभी। कुछ शब्द जो पहले वाले एपिसोड में, आज का 7वां एपिसोड है ना हमारा, पूर्व जी जी एपिसोड में हमने चर्चा की कि नए नए शब्दों का बाद में संशोधन के माध्यम से चीजें आई है। जी वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण है का मतलब जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ऑब्जेक्टिव है, यानी हमारे जो उद्देश्य हासिल करना है इन फ्यूचर में, तो उसकी वो सारी जी निचोड़ है। जो संविधान के अंदर आने वाले समय में जो आर्टिकल्स है, एक एक आर्टिकल है, और एक एक आर्टिकल को भी ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ता है। जी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मानेंगे कि अब आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया, बाद में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जो वो शब्द है पूरे प्रस्तावना में, ये पूरा वो दिशा निर्देश है बोल सकते हैं, उद्देश्य है। उसके पूर्ति के लिए हमें सारा काम करना है, चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जुडिशरी हो, सारा एग्जीक्यूटिव हो, गवर्नेंस प्रोग्राम हो, सारी चीजें हैं। तो वो परिपूर्ण है। और वो दूसरी बात इसमें, एक मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसमें खान मूलभूत जो प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, जी ये जो 4 वर्ड है, और फिर उसमें भी अलग अलग डेफिनेशंस की गई हैं, तो ये परिपूर्ण है अपने आप में, पर एक दूसरे से लिंकअप भी है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता अपने आप में कुछ है, समानता है, बंधुता है और न्याय, जस्टिस। तो ये सारी जो चीजें हैं और ली गई हैं, तो लोगों ने काफी उस समय भी टीका टिप्पणी की बाबा साहब के ऊपर कि ये शायद आपने फ्रांस की क्रांति से लिया है, क्योंकि ये चीजें हुई, रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय, फ्रांस की क्रांति से। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं नहीं नहीं, इसकी जड़ें भारत में हैं, बुद्धा के हमारे इतिहास में है, जो गौरवशाली इतिहास है भारत का, सम्राट अशोक का जो भारत है, और ये जो प्रिंसिपल है वहां से लिए गए हैं, और ये सब दुनिया में फैले हैं। ये सारी चीजें जी हैं, तो परिपूर्ण है, अपने आप में है। और जी ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अप्रासंगिक कोई एक्ट और कुछ चीजें होती है, तो संविधान में ऑलरेडी अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को कुछ रिपील कर सकते हैं, नए जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैम, धन्यवाद सर। मैम, आप भी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, ये प्रस्तावना पर। प्रस्तावना तो पूरे संविधान का निचोड़ है। हर जी शब्द का एक अपना-अपना महत्व है और सारे शब्दों को लेके ही ये प्रस्तावना रखी गई है, क्योंकि आप अगर किताब खोलेंगे तो पूरी किताब पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ें देखनी होती हैं। तो एक-एक पॉइंट जो दिया हुआ है, एक-एक पॉइंट पे एक-एक एक्ट बना हुआ है, एक कई उसपे और भी एक्ट पे एक्ट बने हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो हर शब्द का एक अपना महत्व है उसमें। उसमें स संशोधन तो कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन होगा, लेकिन उसकी बॉडी में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें एबीसी करके आ जी सकता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर जी सकते हैं। तो यही है। जी बाकी उसमें हर शब्द का अपना एक महत्व है, पूरा उसपे पूरी बुक ही किताब ही है अपनी। और जो जी संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो शब्द ज़रूरी थे
और भविष्य में भी संशोधन होकर जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगा, संशोधन तो होना ज़रूरी है। जी, तो जी, उसमें वो नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है। पर जी, जी, संविधान में संशोधन। ऐसी है जिसमें संशोधन ये नहीं हो कि इलीगल हो जाए, जो समाज, देश के लिए नुकसानदायक हो, ये नहीं होना चाहिए। जी, जी, तो कुछ जी मैम। अ, अभी जैसे हम जी, जी, प्रस्तावना हमने जान ली संविधान की। तो जैसे संविधान भी हमारी एक पुस्तक है, उसको समझने के लिए उसकी स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएँ कि संविधान किस प्रकार से बना है? यानी कि उसमें भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ हैं, ये क्या बताते हैं? किस प्रकार से इनको मतलब बताया गया है? उसके बाद फिर हम इनके एक-एक प्रावधानों पर चर्चा कर पाएँगे। लेकिन पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाग होते हैं, क्या अनुच्छेद होते हैं, क्या अनुसूचियाँ, परिशिष्ट भी कुछ होते हैं। तो मैम इनके बारे में आप थोड़ा बताएँ? जी। संविधान में सबसे शुरू में तो मैम आवाज़ वानखेड़े जी आप बताएँ। देखिए क्या है, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो हाँ, अध्याय होते हैं, जी, अध्याय तो इसमें पूरे लगभग 20-21 उसमें अध्याय है। फिर उसकी अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स बनाए हुए हैं। कौन से जो सूची है, कौन से ब राज्य क्षेत्रों में रहेगी, संघ क्षेत्र में रहेंगे, यानी कि एक प्रकार के डिविजन्स के रूप में है। और कोई अलग कोई ऐसा कानून है जो जिसके लिए बाद में ज़रूरत नहीं तो उसमें अलग सूची में डाला जाता है ना? जी। जी। 1 मिनट मेरे मैम पास कॉल आ रहा है, मैं उनको ज़रा जोड़ लेता हूँ, जी, ठीक तो है। बोल देता हूँ। हाँ, जी मैम, इसमें आप कह रहे हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने परिशिष्ट हैं। तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं हमारे, 12 अनुसूचियाँ हैं और 4 परिशिष्ट हैं। और इनको भागों को इसमें अध्याय नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ भाग है और भाग के अंतर्गत हमारे सेक्शंस बताए गए हैं, सॉरी आर्टिकल्स बताए गए हैं, क्योंकि सेक्शन आर्टिकल्स। छोटा भाग होता है, आर्टिकल बड़ा होता है, आर्टिकल से ही एक-एक एक्ट जुड़ के आते हैं। जैसे ऐसा आपने अभी 395 अनुच्छेद बताए, वो अभी बढ़कर के 448 अनुच्छेद हो गए हैं, वो जहाँ तक मैंने पढ़ा। एक्चुअली स्ट्रक्चर में तो 395 ही है, उसमें जी हाँ, एबीसी के वो बढ़ गए हैं, तो हम 395 ही उसको काउंट करेंगे। ओरल अपन और रूप में अगर उसमें एबीसी करके या और भी उसमें कर सकते हैं, तो वो फिर बढ़ जाती है संख्या। जी, बाकी 395 ही रहेंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जी, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आया है ये। जी। अब हम संविधान के प्रथम भाग की चर्चा करेंगे, जो है जी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। तो ये जो संघ क्या होता है मैम? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो पहले हम संघ का अर्थ समझना चाहेंगे, संघ क्या होता है? संघ एक ग्रुप है पूरा, जी, राज्यों का पूरा ग्रुप हो गया संघ। और संघ बताएँ, बताएँ। जी, संघ यानी यूनियन, है ना? हाँ, जी, यूनियन है। तो यूनियन एक मतलब वो ये मान के चलिए कि छोटे-छोटे राज्य हैं, उनको एक छोटे-छोटे भाग में काउंट होता है। लेकिन भारत एक पूरा एक यूनियन है, संघ है भारत। भारत के अंतर्गत फिर राज्य आते हैं। तो ये केंद्र जी, होगा और एक केंद्र के अंतर्गत फिर राज्य होंगे। जी, तो ये एक हमारा संघ है। जी। वानखेड़े जी, आपसे भी हम संघ या संघ शब्द का अर्थ यूनियन क्या अ, होता है, इसका अर्थ जानना चाहेंगे। संघ और उसके उसमें राज्य क्या क्षेत्र, है, ये संविधान का प्रथम भाग है। जी, भारत एक जो राज्यों का संघ है ना, उसका एक कंट्री हो गया, देश हो गया, इसको संघ मतलब अलग-अलग राज्यों मिलके जो देश बना है, वो संघ बोलते हैं और उसका एक नाम होगा।
जी आर्टिकल 1 क्या क्या बोलता है? अगर आर्टिकल 1 में जो पढ़ेंगे आप, क्या लिखा है? इंडिया दैट इज ए भारत। मतलब जी जो उसमें डेफिनेशन ही दी हुई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज को भारत को जो लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान जी शब्द कहीं संविधान नहीं में है। है ही नहीं। ये बहुत दूरदृष्टि जी से लिखा गया है ना, उसमें खाली डेफिनेशन दिया हुआ है। इसका जी मतलब अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग भाषाओं के आधार पर है, परंपराएं हैं, मान्यताएं जी हैं, धार्मिक अलग अलग मान्यता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो नाम दिया है। अगर हम लोग कोई बोलते हैं ना हिंदुस्तान, तो अगर आप किसी विदेश में जाओ तो पासपोर्ट में क्या बोलता है? भारत एक गणराज्य है, मतलब भारत एक देश का नाम है, वो आर्टिकल 1 में आ गया। इसलिए उसको संघ, यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया, जी भारत एक गणराज्य है, संघ राज्य तो है। इसलिए जी अगर हम पूरा दो नाम देना है लीगली, शब्द तो क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ इंडिया है ना, मतलब वो भारत एक संघ जी राज्य जी है। यूनियन और फेडरल दो शब्द होते हैं। तो जी, ये दो शब्द मतलब संघ, इनका अर्थ क्या है दोनों शब्दों का, इन दोनों में अंतर क्या है और भारत जैसे क्या अमेरिका, है, हाँ, क्योंकि नहीं ये बराबर है। चर्चा। अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल जी स्ट्रक्चर में ये एक्चुअली संसदीय परंपरा के, संसदीय मान्यता के लिए थोड़ा सा माइक्रो लेवल के, मतलब वो समझने की बात है। जैसे आप अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे स्टेट्स है, वहां पर राष्ट्रपति है। अब हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति को क्या बना दिया है? एक मुखिया बना दिया है। और वहां राष्ट्रपति क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। इस संदर्भ में समझना होगा। केवल ये एक शासन करने की प्रणाली को डेवलप किया गया है, दूसरे संदर्भ में हम ये कह सकते हैं। लेकिन किसी जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान में अगर को जो बनाया गया है, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग कह सकते हैं ना, जो हड्डियों का ढांचा है, स्केटल है, तो ये पूरा एक संघ है भारत में, जिसमें कोई अलग नहीं कर सकते उसको, चीजों को। कोई राज्य बोले ना मैं हार्ट को अलग कर दूं, पैर को अलग कर दूं, तो वो अखंड, तो वो वाली बात है। अगर मैं, मतलब इसलिए सिंपली भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, तो उस संदर्भ में हमको समझना होगा। और जी उसमें अमेंडमेंट्स भी करना है कोई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में, तो पार्लियामेंट पूरा अमेंडमेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में चाहे पूर्ण बहुमत भी क्यों ना हो, तो नहीं कर सकती है। क्योंकि जी बैलेंसिंग ऑफ पावर क्या, इवन कई राज्यों के सभाओं का, विधानसभाओं का वो सारा बहुमत चाहिए, तब जाके वो बुनियादी उसमें स्ट्रक्चर कर चेंज कर सकते हैं। जैसे वो बात करें ना अभी, बहुत सारा जो डरा रहे हैं लोगों को कि हम लोग संविधान बदल देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाले नहीं। वो लोगों का मापदंड जांच रहे हैं, क्योंकि उनके जी लिए अब सभी लगभग इतने हमारे जितने राज्य है, उनकी विधानसभाओं का उतना मत चाहिए, तब जाके वो चेंजेस होगा। जी सर, जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि अ, जो इंडिया है, जो भारत है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, और जो अमेरिका का है वो डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में किस प्रकार से अंतर को दर्शाता है, क्योंकि संघ तो भारत भी है और संघ अमेरिका भी है, इनमें देखिए क्या क्या अंतर है हुआ सर? है, नहीं नहीं, मैं उस दूसरे रूप में इसको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, अभी आप संसद जी में देखेंगे ना, संसद में के अंदर का जो सिनेरियो आप अगर आप देखते हैं, तो सिनेरियो में क्या दिखता है आपने को? लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, जी एक, और एक वहाँ कोई बिल आ, एक ये रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है, और प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी चीजें उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर जी आप अमेरिका के पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर आप वहाँ की वो देखेंगे, तो वहाँ क्या होता है कि वो जो डिस्कस और डिबेट करते हैं या कोई कानून पास करते हैं, तो वो राष्ट्रपति नहीं रहता, उसके अपोजिशन में ही वो सारे पास कर देते हैं और वो लागू कर देते हैं। ये पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। किस तरह की क्या चीजें होना चाहिए संदर्भ में, वो हम लोग समझ सकते हैं उस बात को। ये जी तो काफी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स वाली जो बात करेंगे, तो वो कंपेयर्स करेंगे कि अ, अमेरिका की पार्लियामेंट में किस तरह का डिसीजन होते हैं, वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह का है, हमारे यूके का डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह से है, और साथ में वहाँ की चुनाव प्रणाली किस तरह से है, भारत की चुनाव प्रणाली किस तरह के हैं, तो किस तरह से जी लोग जी जाते हैं। भारत में तो ये इन्होंने नौटंकी बना दी है डेमोक्रेसी के नाम पर। बहुत सारी चीजें आगे आएंगी बातें। जी जी मतलब जैसे ये जो सवाल मैंने करा था, इसमें ये जानना चाहते थे कि यहाँ जो भारत है, तो भारत भारत में जो राज्य बने हैं वो अलग से नहीं आए हैं, इसके अंदर ही
हमने क्रिएट करे हैं। और बराबर जो बराबर अमेरिका है वहां पर राज्य ने मिलकर के एक संघ बनाया है, तो ये राइट शायद इसमें कुछ अंतर होगा। तो नहीं जी, बराबर बराबर तो यहाँ जी जी, तो हम है ना फेडरल जो शब्द है और यूनियन शब्द, इन दो शब्दों की चर्चा की थी। तो मैम आप आपसे भी इसके बारे में जानना चाहेंगे, फेडरल और यूनियन शब्द में थोड़ा अंतर क्या होता है और किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक अ, मैम हिंदी हिंदी में भी शब्द आता है संघ और परिसंघ, तो ये इनका भी मतलब आप बता दें। संघ और परिसंघ, तो संघ तो हमारा तो है ही, राज्यों का समूह एक संघ हो गया। और परिसंघ हो गया कि अमेरिका में है, हर राज्य का अपना अपना वो है। और अमेरिका में लिखित संविधान तो है नहीं, तो हर राज्यों में उनका अपना एक पूरा रूल रेगुलेशन चलती है, तो उसके माध्यम से वो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका सबका अपना अपना एक अलग अलग संघ है, तो वो परिसंघ के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा और में वो जी है। बाकी रिटर्न में जो होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बता दूंगी। जी। और जैसे कि यूनियन शब्द को तो हमने देखा कि हमारे संविधान में मौजूद है। यूनियन ही मतलब भारत जो है वो एक यूनियन ही है। आपने कहा जैसे यूनियन का अर्थ एक ग्रुप लगाया, और ग्रुप मतलब कि राज्य से जुड़ा हुआ एक। तो यहाँ पर जो फेडरल शब्द है उसका संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं, लेकिन अपने 94 में फेडरल शब्द अपने का प्रयोग नहीं। शब्द परिसंघ मैंने नहीं पढ़ा है। परिसंघ तो ये आपके द्वारा भी बताया है, फेडरल अपने यहाँ है नहीं। तो फेडरल नहीं है, एक और वही मैं पूछना चाह रही हूँ, संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। जी। लेकिन फिर भी जो 1994 में जो एसआर बोम्मई का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरल शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो एक मूल ढांचा है, इसको मौलिक ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इससे इसका क्या औचित्य है, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती थी इस फेडरल स्ट्रक्चर को मौलिक ढांचे का पार्ट बताकर। सॉरी, मैं अब इस पे जब तक केस में मैं डिटेल नहीं पढ़ लूंगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। वानखेड़े जी, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते आप हैं, या फिर हाँ हम टिप्पणी ऐसी है कि हमारे देश में जिनके हाथ में संविधान लागू करने की बातें हैं, जुडिशरी जिनके हाथ में है, और ये दो पार्ट है भारत के अंदर। बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ग है जिसको हम लोग बहुजन समाज बोलते हैं, एसएसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो लगभग 100 में 90% के आसपास है। जी और जो पहले से संपन्न है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें, धन संपत्ति और मेंटेलिटी, वो मनो की मानसिकता, मनोवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के हाथ में संविधान है। इसीलिए उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स करते हैं, अपने हिसाब से जुडिशरी भी उसमें इंटरप्रिटेशन करती है। अभी लेटेस्ट जजमेंट है ना, अभी अभी बहुत दूर के लिए, अभी अभी जो इसी महीने जो जजमेंट आया है, कोटे के अंदर कोटा की बात करते हैं और उनको बोले ये लोग कुछ बेनिफिशियरी जातियां हो गई। इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कीड़ा भरा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ बोलेंगे जुडिशरी के तो कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते, कंटेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला बनता है। कंटेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब राष्ट्रद्रोह होता है, देशद्रोह होता है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं। इसीलिए किसी जजों ने किसी को किसी बारे में कोई टिप्पणी की है तो गलत की है, गलत इंटरप्रिटेशन किया है, मैं कह सकता हूँ। केस पर तो नहीं पढ़ा, मतलब लेकिन फेडरल लॉजिकली बता स्ट्रक्चर सकता को हूँ कि मौलिक गलत। हाँ, जब नहीं है संविधान में तो संविधान के बाहर की चीजें लेने के उनको कोई राइट्स नहीं है। मतलब लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है जुडिशरी, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। उनका सही इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कोई से चीजें होती तो उसको वो सही कर सकती है। लेकिन अभी जो मैं एक इसी रेफरेंस में एक एग्जांपल देना चाहूँ, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जो पार्लियामेंट में उसके अंदर उसको कानून को खत्म बना दिया, संसद बिठाकर उस लॉ को जीरो कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया। यानी ऐसे कि कोई जो बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा फेवरेबल संविधान के ऊपर जजमेंट नहीं आए हैं। कुछ ही गिने जी चुने आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे जजमेंट नहीं है पिछले 70-75 साल। जुडिशरी बायस्ड है, कास्ट सिस्टम है, क्योंकि वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
तो मतलब आपको ये लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो उन्होंने मूल ढांचे का पार्ट बताया है वो सही नहीं था, उनके राइट्स के बाहर की बात आ गई नहीं, मैं आपके। स्पेसिफिक इसलिए नहीं बता पाऊंगा, कोई स्पेसिफिक केस पढ़ना पड़ेगा, किस रेफरेंस में क्या बातें आई है वो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कॉमन जो मेंटेलिटी है और जो सारी उसको लेकर बात की, और इसको लेकर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा जुडिशरी के ऊपर, ये कि अंग्रेजों के जमाने में जब संविधान बना रहे उसके पहले क्या होता था, जूरी होता था, जूरी होती थी ना। तो उस समय ये जो ब्राह्मण आज जज बने हुए हैं ना, इनको अंग्रेजों क्या बोलते हैं, इनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर्स नहीं है बोलते थे। मतलब निष्पक्षता की भावना नहीं है, ये मानसिक रूप से ग्रसित होके बायस्ड है, किसी की पूर्वाग्रह ग्रसित होके जजमेंट देते हैं, इसीलिए इनको जज नहीं बनाया जाता था। ये कभी जज बने नहीं। आप जूरी का एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो अंग्रेज होते थे तो उनके अंदर निष्पक्षता की भावना होती थी। मतलब जुडिशियस कैरेक्टर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष को सुनना और निष्पक्ष, बगैर किसी का पक्ष वो किए, जो उसके सामने तथ्य आए, दूसरे हम बोलते हैं ना नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल, उसके आधार पर फैसला करना होता, वो उनके कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इस तरह के जजमेंट आपको पढ़ने को मिलते हैं। और अभी वर्तमान में जो हश्र हो रहा है, तो संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं जुडिशरी के माध्यम से, अन्य चीजें ये हो रहा है। एक्चुअली ये जो हम अवधारणाओं को इतनी डीपली समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि अगर हम संविधान को पढ़ें, उसमें कोई शब्द लिखा है तो सामान्य जन और हम भी अगर पढ़े, क्योंकि आप तो इस चीज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो संविधान को जानने के लिए इसे देख रहे हैं, वो उसका मौलिक अर्थ समझ पाए। इसलिए हम एक एक शब्द को इतना समय दे रहे हैं और उसकी सारी परतें खोलने का प्रयास करते हैं। तो ये क्योंकि केवल प्रावधानों को पढ़ लेना तो एकेडमिक एजुकेशन हो जाएगी, लेकिन उसके अर्थ को समझना एक्चुअल लाइफ में भी लोगों को काम आएगा। तो इसलिए इसके उद्देश्य को लेकर के मैं नहीं ऐसे प्रश्न नहीं, आपसे बराबर पूछती हूँ। बराबर, सही सवाल है आपके, कोई दिक्कत जी नहीं। अब जी। हमसे भी तो जितना जैसे जो हमारे पास नॉलेज है उतना बताने का प्रयास करें, प्रयास कर जी रहे हैं। जी, तो जैसे अभी हमने ना संघ की चर्चा की, मतलब प्रावधान हमारे साथ आते जाएंगे और प्रावधान में जो जो ऐसे शब्द आएंगे उनको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आपसे। तो संघ के साथ एक संघवाद शब्द होता है, और संघवाद को दो तरीके से बोलते हैं, एक सहकारी संघवाद और एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद रहता है। तो संघवाद क्या होता है, और मतलब ये सहकारी संघवाद क्या है, मतलब इसमें सहयोग की भावना होती है, और प्रतिस्पर्धा को लेकर भी संघवाद की कुछ टिप्पणी है। तो ये मतलब क्या चीजें हैं, क्योंकि ये जब हम सुनते हैं तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। जी सर। मैडम से मुझसे पूछ रहे हैं। जी उषा जी मैम। सर ये नए-नए शब्द एकदम मेरे सामने भी आ रहे हैं, मैं खुद भी नोट कर रही हूँ कि आप जो क्वेश्चन में नए जो शब्द लेकर आ रहे हैं, उस पे भी बात करने के लिए हमको भी लीगली चीजें चाहिए होती हैं, ऐसे ही नहीं जी बोल जी, सकते। नए शब्द लग आपने रहे हैं। संघ और संघवाद का बोला है ना? जी ठीक है, हम अब हम प्रावधानों पे आ जाते हैं, फिर ये इनकी चर्चा जब आपको ठीक लगे, आप मतलब आप इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर ले, उसके बाद हम इसको तथ्यात्मक रूप से अच्छे से समझ लेंगे, नेक्स्ट क्योंकि वीक हमें समझना उद्देश्य है कि जी। एक मिनट मैम, जो भी आपके और भी क्वेश्चन है या वो जो भी शब्द है, आप कृपया करके जी वो बता देंगे तो हम उस पे और आगे जानकारी दे पाएंगे। जी क्योंकि बहुत सी चीजें संविधान में ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द, उस एक शब्द से कई शब्दों के बारे में आ जाती है, तो हमको जी उन शब्दों को भी क्या कहना चाहिए कि निर्वाचित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जी और वो हमको लीगल लीगल डिक्शनरी भी देखनी पड़ेगी, तभी उन जी शब्दों मैम। को और डीप में बता पाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई केस होंगे तो वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है मैम। तो ठीक है। अभी जैसे कि हमारा जो चलता आ रहा है उसकी रूपरेखा के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले प्रावधान यानी कि पहले अनुच्छेद की जानना चाहेंगे, पहला अनुच्छेद क्या कहता है मैम, जैसे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसके बारे में इंटरप्रिटेशन आप करें। इसमें इंटरप्रिटेशन की तो सर वो मैम वो है ही नहीं है, सीधा सीधा संविधान में लिख दिया है जी कि संघ का नाम और जी राज्य क्षेत्र दोनों ही चीजें बतानी है। संघ का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है? तो संघ का नाम इसमें तो हमारा है भारत यानी है हमारा इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
ये हमारा संघ हो गया। संघ का नाम है भारत, राज्यों का इंडिया, राज्यों का संघ संघ भारत आएगा, वो संघ के अंतर्गत आ जाता है। इंडिया। इंडिया अर्थात भारत मतलब इंडिया, ये इंग्लिश शब्द हो गया है, और संघ के अंतर्गत आ जाएगा राज्यों का संघ। ये उसका पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में अंतर्गत आ जाएगा राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अब इसकी पहली अनुसूची जिस तरह हमने संविधान में देखा है कि आर्टिकल, भाग और उसमें परिशिष्ट, तो उसी तरह इसमें ये आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आएगा राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अब हमारी पहली अनुसूची हमको देखनी पड़ेगी। उस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि कितने राज्य क्षेत्र होंगे। उसके बाद में आपका आएगा तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में। पहला पॉइंट है राज्यों के राज्य क्षेत्र, और इसी में बी पॉइंट है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य संघ राज्य क्षेत्र, और इसी में थर्ड पॉइंट आएगा आपका सी पॉइंट होगा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो वो राज्य क्षेत्र जो पहले से है और जिनको हमको समाविष्ट करना है उनके बारे में भी बता दिया गया है। और पहले पॉइंट में आएंगे। जी मैम, तो इसमें अगर कुछ मतलब जो प्रावधान हमारे हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं भी है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि इस सीरीज को देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपकी जो आसान भाषा है उसमें उन प्रावधानों को समझ पाए कि इसमें क्या बात है, इसलिए हम चर्चा करते हैं उस विषय की भी जिसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है, उसका भी करना पड़ता है। तो इसके बाद में जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, इंडिया दैट इज भारत, तो दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और भारत दो शब्दों का, क्योंकि सारे जितने भी देश है सभी का एक ही नाम होता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि एक अंग्रेजी नाम है एक हिंदी नाम है, तो दो शब्दों को क्या आवश्यकता थी कि दो शब्द रहे, और आपको क्या लगता है दो रहने चाहिए या एक नाम सही रहता है? दोनों ही रहने उषा जी, चाहिए, बिल्कुल दोनों दोनों रहने रहने। मेरा दोनों इस का संदर्भ अर्थ में कहना है के लिए जो हिस्ट्री है जी सर, उसमें मैं आपके पास आती हूँ। मैम आप अपनी हिस्ट्री बात पूरी कर लीजिए फिर सर से। भारत और इंडिया दोनों का है। एक इंडिका जैसे शब्द के साथ में जोड़ के इंडिया आया है, तो उसके विषय में पूरी चर्चा फिर बाद में हम बता पाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि इतना डीप जाना है करके मुझे जानकारी में नहीं था, नहीं तो मैं आपको बता देती उस पे। कोई बात नहीं। और वानखेड़े जी, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ऐसा है, आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, कुछ भी नहीं है उसमें, डेफिनेशन है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जी जी, इसीलिए ऐसा है कि आज जो हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि थी, क्योंकि क्या है कि ये शब्द इसमें लाए गए हैं, जोड़े गए हैं, तो ये किसी हमारा जो सेक्युलर सेक्युलर है ना, पर धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है ना, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो जो शब्द आप प्रयोग होते हैं हिंदुस्तान, ये रिलीजन को इंडिकेट करता है, तो ऐसे चीजें ना हो, इसलिए वो सारी चीजों का एक एक छोटी छोटी शब्दों का ध्यान रखा गया। इसलिए उस शब्दों में केवल डेफिनेशन है, ये बोलते दो शब्द ना हो के उसकी डेफिनेशन है। जी सर। अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं, हाँ, तो ताकि प्रश्न उसको, यही है कि वो दो ताकि दो, भारत का हिंदुस्तान नहीं हो सके, इसलिए ऐसा है। तो दो नाम हो सकते हैं तो फिर तीन नाम भी हो सकते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है दो नाम होने चाहिए दो क्योंकि नाम किसी नहीं है, एक ही नाम है, एक ही वो नाम के इंडिया, उसका डेफिनेशन अर्थ। हाँ, एक ही नाम है, इंडिया है, उसका हिंदी में अर्थ कर दिया है, उसका डेफिनेशन लिख दिया सीधा भारत। दो नाम नहीं, एक ही नाम। इंडिया और भारत एक ही शब्द है, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में। हाँ, मैडम का सीधा कहना है अभी 3 कानूनों में भारत भारत कर दिया गया है ना, इसलिए इंडिया शब्द क्यों हटा दिया गया, सीधी सी बात है। उनका ये अर्थ है कि ये क्यों लाया जा रहा है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी उस पर? ये तो अभी ऐसा है ना, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो तो अपनी उसको गुस्सा निकाल रहे हैं, वो कुछ भी तो भी कर रहे हैं ना। अभी हम लोग तो कानून पढ़ रहे हैं, अभी 1 जुलाई से जो आईपीसी सीआरपीसी ऑर्डिनेंस एक्ट बना है, फैक्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आंकड़ों में बदल हो गया है।
तो उससे क्या वो फर्क कॉपी पड़ने वाला है? पेस्ट वो तो कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं, अंक बदल दिया, 302 को कुछ और हो गया, उसका कुछ और हो गया, इससे क्या है? ये गलत मानसिकता का प्रतीक है ना, गलत उसमें मानसिकता की नंबरिंग प्रतीक कर दिए, है। कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं और बाकी कॉपी पेस्ट है। अंग्रेजों के समय का बना कानून आज भी चल रहा है, बस सजाएं आगे पीछे कर दी, सजाएं बढ़ा दी, जो नहीं समय नहीं, के साथ ऐसा है कि बढ़ अभी जो आंदोलन करते हैं ना लोग, जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारा भी चैनल उसी के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रद्रोह और कुछ धाराएं वो जो थी आंदोलन करते, तो उसको जेल में डालने के लिए नए नए प्रावधान जोड़ दिए उन्होंने, वो भी देखा हाँ, है, जो कि पुलिस एक्ट बोल सकते हैं आप उसको। बहुत सारी चीजें जो जुड़े उसमें आगे डिस्कस करेंगे, वो वाली बातें हैं। तो कुल मिला के ये सब गलत है, कोई भी उसमें लागू तो हुआ है, लेकिन जब आगे आने वाली चीजें बनेगी तो उसको बदलेगा, क्योंकि सभी को सिस्टम में समझना है ना, जो एक्ट लाए उन्होंने। जी सर। जी उसको अगर तो हम मैं दूसरा रेफरेंस लेने जाऊं, अगर साउथ इंडिया के भाषा वही राज्य है, अभी जैसे उन्होंने कर दिया बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बताइए, आप ही बोल के बताइए। है ही नहीं वही शब्द, रहेगा। भारतीय नहीं एक नागरिक और सुरक्षा संहिता, मतलब ये क्या है? कम से कम पहले इंडियन पेनल कोड तो बोलते थे आईपीसी। ये तो इससे ज्यादा कोई मतलब मेंटेलिटी क्या सोचने वाली बात है ना, कि कोई अनपढ़ गवारों के हाथ में वो सारी चीजें आ गई और वो कुछ तो भी करवा रहे काम। मैं तो ये कहूंगा सीधी भाषा में, बोलना पड़ता, नहीं सर बोलना चाहिए वो शब्दावली का, लेकिन बोलना पड़ेगा, आम जनता को जी मैम। समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। एक और चीज है जी सर मैम आप। उसमें। हाँ, वो नागरिक शब्द जो बोल रहे हैं, अब नागरिक में अनागरिक कहाँ गया या गैर नागरिक कहाँ गया? बाकी तो अंदर कॉपी पेस्ट है ही, लेकिन उनने अगर टाइटल चेंज किया है तो वो टाइटल उनका क्या भारत के अलावा दूसरों पे लागू नहीं होता है? ये टाइटल मुझे नहीं लगता कि ये सही है भारत के लिए। सही बोला आपका मैडम ने, क्या? अच्छा। अभी बिल्कुल सही बोला, मैं भी सहमत हूँ। अब जैसे जैसे दिमाग ब्रेन चलता है, देखो अभी क्या लिखा है उसमें, नागरिक। अब ये नागरिक तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया ना, तो वाली बात है, हाँ, लेकिन वो वही इंडिया, तो कह वो रही पूरे हूँ। भारत के लिए लागू होता है, और उसके अंदर सारी चीजें आएगी, अन्य कानून होते हैं, जो भारत का लेकिन रहने अगर वाला जी नहीं है जी वो अपराध करेगा बाहर, बहुत सारी बातें आती है ना, सही बात तो जी मैम। नागरिकों की सुरक्षा करे और बाकी दूसरे लोग जो आपके अधीन आए हुए हैं वो यहाँ के नागरिक नहीं है, तो उनका क्या करोगे आप? उनके लिए क्या कर रहे हो? वो कहाँ जी जाएंगे? वो किस कानून में जाएंगे जब इसके टाइटल में ही नागरिक है, नागरिक है ही नहीं? सही बात है। आप क्या कोई आपके ऐसी इंडिया बारीक में इंटरप्रिटेशन फॉरेनर, करने के आप, लिए आप जैसे लोगों की नहीं जरूरत है। जी मैंने कहा मतलब आपके इंडिया में कोई घूमने फिरने लोग आए, अलग अलग कंट्री के लोग आ गए, उनके साथ कोई हादसा हो गया, किसी ने चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, फिर क्या उनके ऊपर वो तो लागू होगा या नहीं होगा? ये भी सोचनीय विषय है ना। हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप क्या सोच के कर रहे हैं? जी। उसमें ऑलरेडी तो पहले से मैम जो आज। टाइटल, वो परफेक्ट टाइटल है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता। अब दंड प्रक्रिया संहिता में किसी नागरिक और अनागरिक की बात तो हेडिंग में है नहीं, शीर्षक में है नहीं, टाइटल में, तो उसके अंतर्गत तो सभी आ गए। अब आपने अगर पेबंद लगा दिया है टाइटल में, तो फिर आप कैसे अंदर किसी को कुछ दिला पाएंगे? वो तो बाहर का व्यक्ति पढ़ के बोलेगा सिटीजन के लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं। जी जी। तार्किक आधार पर आप अच्छी व्याख्या कर रहे हैं उसकी। तो अभी हमने मतलब संविधान के जो प्रावधानों की चर्चा करना शुरू करी है, उसमें पहले अनुच्छेद को हमने जाना। तो आज हमारा समय भी अब हो गया है, तो अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और अगले आने वाले एपिसोड्स में हम अपने प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेदों के और डेप्थ में अच्छे से अध्ययन करेंगे, उनका चर्चा करेंगे और जानने का, इससे आपके ज्ञान को और पूरे समाज में फैलाने का प्रयास करेंगे। तो उषा जी और वानखेड़े जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने मेघराज, के लिए। नहीं साहब को कुछ लोग कुछ बोलना चाहते, मेघराज सिंह जी को। बोली। नहीं नहीं, मेघराज सिंह जी है यूएसए से, और हाँ, कुछ, उसने अभी तो कुछ नहीं कहा। चलिए ठीक, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी,
और दिलबाग सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया, और मेघराज सिंह जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दर्शकों को और सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं और संविधान की चर्चा को इसी प्रकार से जीवंत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।